हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार तिवारी आप सभी लोगों का घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कैसा है, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो इस समय वर्तमान में चैप्टर चल रहा है वो आरबीआई चल रहा है। कल के क्लास में हमने आरबीआई का संक्षिप्त परिचय जो बताया था, उसी के आगे बढ़ते हुए क्रम में अब हम आरबीआई के कार्य के बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये आरबीआई का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम आरबीआई के कार्य क्या हैं, कितने प्रकार के कार्य हैं और उस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। हालांकि आरबीआई के जितने भी कार्य हैं बच्चों सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें एक दो हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले ये ध्यान देना होगा हम सभी को कि आरबीआई के कार्य में क्या पढ़ना होगा हमें पहले। आरबीआई आरबीआई का कार्य। आरबीआई का क्या कार्य है। सबसे पहले आपको केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई कार्य करती है। आप सभी को ये मालूम होगा कि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। कौन सा बैंक कहा जाता है बच्चों? केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अब केंद्रीय बैंक होने के नाते, सेंट्रल बैंक होने के नाते आरबीआई क्या कार्य करती है, वही हम आपको बात बताने जा रहे हैं। नंबर एक कार्य जो करती है आरबीआई, वो बच्चों, नंबर एक, सरकार के बैंक का कार्य करना। सरकार के बैंक का कार्य करना। कार्य करना। नंबर दो, व्यापारिक बैंक का कार्य करना। व्यापारिक बैंक का कार्य करना। और नंबर तीन, विदेशी विनिमय संबंधी कार्य करना। विदेशी विनिमय संबंधी कार्य करना। विदेशी विनिमय संबंधी कार्य करना। और चौथा है नोट निर्गमन का कार्य करना। नोट निर्गमन का कार्य करना। करना। और पांचवा है प्रशिक्षण संबंधी कार्य करना। प्रशिक्षण संबंधी कार्य करना। और छठा कार्य है साख नियंत्रण संबंधी कार्य करना। ये छह टाइप के आरबीआई के कार्य हैं बच्चों। इसमें जो सबसे ज्यादा सावधानी आपको रखनी होगी वो कहाँ पे, व्यापारिक बैंक कार्य करना, विदेशी विनिमय संबंधी कार्य करना और साख नियंत्रण संबंधी कार्य करना। ये तीन तो बहुत ही अर्जेंट है बच्चों। जान लीजिए कि पूरे कार्य में सबसे बड़ा हेडिंग है आरबीआई का साख नियंत्रण संबंधी कार्य। ये हेडिंग हमें बहुत कायदे से समझना होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये समझ में आएगा तभी आप आरबीआई की मौद्रिक नीति और साख नीति समझ पाएंगे और साख नियंत्रण संबंधी उपाय समझ पाएंगे साथियों। तो हम एक एक करके सबका चर्चा कर देते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उस हेडिंग से ये भी बात चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे, आरबीआई जो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रही है, पहला हेडिंग तो ये पड़ेगा कि आरबीआई के केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य होता है।
तो ये केंद्रीय बैंकिंग संबंधी ये कार्य हैं जितने हैं बच्चों। अब आरबीआई के केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य में जो इस सरकार के बैंक का कार्य करती है, अगर इसके बारे में कोई कुछ पूछ लिया या एग्जाम में पूछ लिया तो आप कैसे हल करोगे, क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ा थोड़ा इन सब की चर्चा करते चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग को उठाते हैं और उसमें कौन सा कार्य है, सरकार के बैंक का कार्य करना। इसका कार्य करना, सरकार के बैंक का कार्य करना। अब सरकार के बैंक का कार्य आरबीआई क्या करती है बच्चों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आरबीआई सरकार का बैंक है, भारत सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। तो इसलिए आरबीआई सर्वप्रथम जो कार्य करती है, सरकार को ऋण उपलब्ध कराती है तथा ऋणों का प्रबंधन करती है। क्या करती है, ऋणों का प्रबंधन। और जो सरकार के फंड होते हैं उस फंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करने का काम करती है और साथ ही साथ सरकार के फंड को अपने पास सुरक्षित भी रखती है और सरकार के प्रतिभूतियों को खरीदती और बेचती भी है। तो ये कार्य जो करती है वो सरकार के बैंक का कार्य कहा जाएगा। तो यहां पर हमें लिख सकते हैं बच्चों कि सरकार के बैंक का कार्य अगर पूछता है आरबीआई क्या करती है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि सरकार के धन को, सरकार के फंड को कह सकते हैं इसको, यहां पर फंड हम लिख दे रहे हैं, सरकार के कोष को, एफ यहां पर लिख दे रहे हैं कोष, सरकार के फंड को अपने पास सुरक्षित रखना। महत्वपूर्ण काम। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, सरकार को ऋण उपलब्ध कराना। क्या, सरकार को ऋण उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना, सरकार को ऋण उपलब्ध कराना। और चाहे वो या ऋणों का प्रबंधन या सरकार के ऋणों का प्रबंधन करना, या सरकार के ऋणों का प्रबंधन करना, ये किसका कार्य होगा, आरबीआई का। ऋणों का प्रबंधन करना। अब उसके बाद बच्चों, उसके बाद सरकार के ऋणों का प्रबंधन करने के बाद सरकार के जो प्रतिभूतियां हैं, सरकार की जो प्रतिभूतियां होती हैं उसको खरीदने और बेचने का भी काम करती है आरबीआई। हालांकि वो और कार्य में आएगा, आगे चल करके मैं बताऊंगा उसका, सरकार की प्रतिभूतियों के खरीदने बेचने का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सरकार के प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने का कार्य, ये आरबीआई का कौन सा कार्य है, जो सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है। मेरे भाई इतनी बात आप जान लो, ये तो सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना था। अब सर दूसरी हेडिंग जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, व्यापारिक बैंक संबंधी कार्य करना। क्या है, व्यापारिक बैंक संबंधी कार्य करना, ये पहली हेडिंग था। और अब आप दूसरा हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, सरकार व्यापारिक बैंक, आरबीआई का व्यापारिक बैंक संबंधी कार्य करना। क्या दूसरी हेडिंग हमने लिखाया था कि आरबीआई का केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य क्या है, तो व्यापारिक बैंक का कार्य करती है कि नहीं करती है आरबीआई। दूसरी हेडिंग में बोला था बच्चों, व्यापारिक बैंक का कार्य करना। अब सर आरबीआई व्यापारिक बैंक का कार्य क्या करती है। अब बच्चे व्यापारिक बैंक तो हमने पढ़ा दिया ना, व्यापारिक बैंक किसको कहा जाता है और वर्तमान में कितने व्यापारिक बैंक हैं,
कितने नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर के कितने बैंक हैं व्यापारिक और सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर के कितने हैं, इस बात को, ठीक है। तो अब यहां पर व्यापारिक बैंक का कार्य आरबीआई क्या करती है, तो सबसे पहले बच्चों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, व्यापारिक बैंकों को व्यापारिक बैंकों को व्यापारिक बैंक की स्थापना व्यापारिक बैंक की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, आरबीआई के द्वारा स्थापना करना तथा उसे लाइसेंस प्रदान करना। क्या प्रदान करना, लाइसेंस प्रदान करना। ये किसका काम है, आरबीआई का काम है बच्चों, नंबर 1। और नंबर 2 क्या होगा, दूसरा कार्य क्या होगा आरबीआई का व्यापारिक बैंक संबंधी कार्य में, व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराना। व्यापारिक बैंक को ऋण उपलब्ध कराना। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराना, आप सभी को जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उन सब व्यापारिक बैंकों को ऋण कौन उपलब्ध कराता है, आरबीआई कराता है। इसलिए यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है। 4 ऑप्शन आपको देंगे और उसमें करना होगा सही आंसर, तो वहां पर कौन होगा, आरबीआई उत्तर होगा। इसलिए यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता कौन, अंतिम ऋणदाता किसको कहा जाता है, व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता आरबीआई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, या मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, आरबीआई को कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। अच्छा, अब महत्वपूर्ण, उसके बाद इसमें व्यापारिक बैंक का रूप में आरबीआई क्या कार्य करती है, तो अब ध्यान रखिएगा बच्चों, जो व्यापारिक बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा और गैर अनुसूचित बैंक का दर्जा अगर पूछ लेता है कि कौन प्रदान करता है, तो आपको उत्तर देना होगा आरबीआई प्रदान करती है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि व्यापारिक बैंकों को अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक का दर्जा, गैर अनुसूचित बैंक का दर्जा, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक का दर्जा आरबीआई प्रदान करती है। कौन प्रदान करता है, आरबीआई। अगर पूछ लिया जाए कि व्यापारिक बैंकों का अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक का दर्जा कौन प्रदान करती है, तो आरबीआई प्रदान करती है। अच्छा, इसमें एक बात और महत्वपूर्ण बच्चों पूछा जाता है बार बार कि जो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान करती है, वो किस एक्ट के द्वारा प्रदान करती है, या आरबीआई की किस अनुसूची में इस बात को कहा गया है। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि आरबीआई अनुसूची, आरबीआई, क्षमा चाहता हूं, आरबीआई एक्ट लिखिएगा, आरबीआई आरबीआई एक्ट 1934 किस
आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा व्यापारिक बैंकों को 1934 के द्वारा व्यापारिक बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान करती है। अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान करती है। बहुत साफ साफ बना लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को उतारने पर नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत न आए। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन से, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से क्या महत्वपूर्ण है, सारी बातें, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरबीआई पढ़ रहे हो तो हमारे वीडियो आरबीआई पूरा अगर आपने पढ़ा है तो मैं दावा ठोक के कहता हूं, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे वीडियो से पूछा जाएगा। ये 100% लिख के कहता हूं। और अगर नहीं पूछा जाएगा तो उससे रिलेटेड होगा या फिर करंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे फिर देखा जाए। आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 क्या, यहां पर अनुसूची पूछ ली जाए कि किस आरबीआई किस अनुसूची के अंतर्गत, तो अपनी किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्रदान करती है, तो अनुसूची 2 के अंतर्गत। यहां पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कहेगा एक्ट तो ठीक है सर, लेकिन अगर पूछ लिया कि आरबीआई अपने किस अनुसूची के द्वारा व्यापारिक बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान करता है, तो यहां अनुसूची 2 के द्वारा। यहां पर ध्यान रखिएगा, अनुसूची 2 के द्वारा। ठीक है, यह था आरबीआई का व्यापारिक बैंक संबंधी कार्य करना। तुरंत तत्काल हम चलते हैं तीसरी हेडिंग में, आरबीआई का विदेशी विनिमय संबंधी कार्य। ठीक है, आरबीआई का विदेशी विनिमय संबंधी कार्य। आरबीआई का विदेशी विनिमय संबंधी कार्य। अब देखिए महत्वपूर्ण बात आने लगा। यहां पर बच्चों ध्यान से सुनना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो विदेशी विनिमय होता है उसे क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में फॉरेन एक्सचेंज। क्या कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय फॉरेन से एक्सचेंज करने का आरबीआई कौन सा कार्य करती है सर, तो आरबीआई करेंसी चेंज करने का काम करती है। और करेंसी में हर देश की अपनी अपनी करेंसी है बच्चों, हर देश की अपनी अपनी मुद्रा है। जैसे भारत की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है। अमेरिका के मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका है। चीन के मुद्रा का नाम क्या है, युआन है। और इसी तरह से यूरोप के मुद्रा का नाम क्या है, यूरोप। ब्रिटेन के मुद्रा का नाम क्या है, पाउंड। ये सारी जो करेंसियां हैं, इन करेंसियों का खरीद फरोख्त होता है मार्केट में। किस मार्केट में खरीदा जाता है और बेचा जाता है। क्यों, क्योंकि हमने आप सभी को बच्चों एक क्लास में पढ़ाया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। और जो अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था होती है वह आयात और निर्यात भी करती है। अगर आयात और निर्यात करती है तो उसको विदेशी करेंसी की जरूरत पड़ेगी। अगर भारत को अमेरिका से पेट्रोल लेना है तो भारत के पास डॉलर होना आवश्यक है। और डॉलर तभी होगा भारत के पास जब भारत निर्यात करता होगा, अपनी यहां की वस्तु अमेरिका को बेचता होगा, तब उसके बदले भारत को क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। तो ये जो डॉलर है और जो और अन्य देश की मुद्राएं हैं, इनको खरीदने बेचने का काम जो किया जाता है उसी को कहा जाता है
विदेशी विनिमय संबंधी कार्य। अब बात ये आती है कि सर एक बात बताओ कि जो एक करेंसी खरीदी और बेची जा रही है वो किस आधार पर बेची जाती है और किस आधार पर खरीदी जाती है। तो मेरे भाई एक चीज अर्थशास्त्र में आपने सुना होगा कि मांग का मांग के बारे में सुना होगा, मांग की थ्योरी के बारे में जाना होगा कि मांग किसको कहते हैं। और ये हम अगर आगे पढ़ाएंगे डिमांड के बारे में तो मांग जब किसी एक निश्चित समय में दिए हुए कीमत पर उस वस्तु को खरीदने को तैयार होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डिमांड कहा जाता है। और बच्चों जब किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है तो उसका वैल्यू भी ज्यादा होता है, उसका कीमत भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर कीमत ज्यादा होगा तो भी दिक्कत, कीमत कम होगा तो भी दिक्कत। जरा यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं आप बताएंगे सर। हाँ बच्चों, जैसे आज के डेट में अगर कह दिया जाए कि एक रुपया बराबर कितने डॉलर के है, या मान लीजिए 1 रुपया बराबर 82-83 ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है डेली, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए 83 ही रुपए मान लीजिए, कितना, 83 रुपया। एक डॉलर बराबर 83 रुपया है। और जब देश आजाद हुआ था, आजादी के समय एक डॉलर बराबर 1 रुपया था। सोचो जरा आप लोग कि आज 1 डॉलर बराबर 1 रुपया हो गया है, आज 1 डॉलर बराबर 83 रुपया हो गया है, जबकि जब देश आजाद हुआ था तो 1 डॉलर बराबर 1 रुपया था। सर इतना ज्यादा अमेरिका के डॉलर का या अमेरिका के मुद्रा का करेंसी का वैल्यू क्यों बढ़ गया और भारत के करेंसी का वैल्यू क्यों घटा? इसके कई वजह हैं। नंबर 1, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या वजह है तो आप नंबर 1 बताएंगे मांग की थ्योरी, मांग के कारण। किसके कारण? मांग के कारण। सर मांग के कारण का मतलब क्या होगा? जिस वस्तु की प्राइस ज्यादा होगी उसकी डिमांड कैसे होती है, कम होती है कि ज्यादा? उसकी डिमांड कम होगी। और जो वस्तु सस्ती होगी उसकी डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। ये है मांग का नियम। लेकिन हम बता क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं, मांग। तो भैया जब किसी वस्तु की मांग की जाती है या ज्यादा की जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है? और जब प्राइस बढ़ गया तो किसका प्राइस बढ़ रहा है, किसका वैल्यू बढ़ रहा है? अमेरिका के डॉलर का कि भारत के रुपया का? अमेरिका के डॉलर का बढ़ रहा है साहब। अमेरिका के डॉलर का क्यों बढ़ा? मांग के कारण, क्योंकि उसकी करेंसी का डिमांड ज्यादा हो रहा है। और उसके करेंसी का डिमांड ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। सर डिमांड ज्यादा क्यों हो गया? आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसलिए कि वो इंटरनेशनल करेंसी है, क्योंकि वो इंटरनेशनल व्यापार करता है और इंटरनेशनल व्यापार भारत से पहले से कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि जिस देश का व्यापार ज्यादा होगा, ज्यादा देशों के साथ होगा, उसकी डिमांड, उसके देश की करेंसी का डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर भारत को पेट्रोल चाहिए तो ये बताओ कि उसको डॉलर देना होगा कि नहीं देना होगा? और ऐसे ही भारत को नहीं बल्कि बहुत सारे देशों को जरूरत है
इसका मतलब है कि वो देश संसाधन संपन्न देश है और इसलिए वो ज्यादातर क्या करता है, निर्यात किया होगा। और निर्यात करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या मिलेगा, करेंसी मिलेगा। तो हम जब पेट्रोल लाएंगे तो भैया हो उसके बदले उसको करेंसी चुकाएंगे। और करेंसी कौन सी चुकाएंगे, डॉलर की मुद्रा दोगे, रुपया दोगे नहीं, खरीदना पड़ेगा डॉलर। और वो डॉलर खरीद करके तभी हम पेट्रोल क्या कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। तो जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसका वैल्यू भी ज्यादा होता है। इसलिए जो डॉलर है वो इंटरनेशनल करेंसी है और जो पाउंड है वो भी इंटरनेशनल करेंसी है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल करेंसी होने के नाते इनका भाव क्या है, ज्यादा है। तो दूसरा कारण सर क्या हो सकता है कि उसका डॉलर, अच्छा अभी मान लो हम ये कहें, एक बात और बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लो $1 बराबर 85 रुपया हो गया, तो किसके मुद्रा का भाव बढ़ा, किसके करेंसी का भाव घटा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो 85 रुपया है यानी भारत के मुद्रा का वैल्यू क्या हुआ है, घटा है। भारत के मुद्रा का वैल्यू क्या हुआ है, भारत के मुद्रा का वैल्यू घटा है मेरे भाई, घटा है। और जबकि अमेरिका की वैल्यू बढ़ा है, बढ़ा है। ये क्यों सर, इसका सीधा सा उत्तर है निर्यात के कारण। किसके कारण, निर्यात। निर्यात को जब बढ़ावा देना होता है, निर्यात को जब बढ़ावा देना होता है तो जाहिर सी बात है कि अपने देश की वस्तु के दाम घटाने पड़ेंगे। और जब वस्तु के दाम घटेंगे तो जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, पूंजीपति हैं, कंपनियां हैं, वो भारत में पैसा लगाना चाहेंगी। और जब भारत में पैसा लगाएंगे तो भारत में उनकी करेंसी आएगी। और भारत में जब करेंसी आएगी तो भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा, बढ़ेगा। और जब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा तो भारत भी आयात कर सकेगा। इसलिए ये पॉलिसी के तहत निर्यात को क्या देती है, बढ़ावा देती है, जिससे उसके मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहां पर आप दूसरा पॉइंट ये कह दीजिए कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा। दूसरा पॉइंट क्या निकल करके आया, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है बच्चों, अब बात ये आती है कि सर आखिर ये बताइए कि जो आज वर्तमान में इस दर का निर्धारण कर रहा है वो कौन कर रहा है। यानी $1 बराबर जो 83 रुपया हो रहा है या 82 रुपया हो रहा है या 80 रुपया हो रहा है, अगर परीक्षा में पूछ ले कि कौन कर रहा है, आरबीआई कर रही है कि एसबीआई कर रही है कि विश्व बैंक कर रहा है कि और कोई अन्य विदेशी बैंक कर रहे हैं, तो आप कौन सा उत्तर देंगे। तो आप इसमें उत्तर देंगे इनमें से कोई नहीं। क्या, कोई भी बैंक नहीं कर रहा है। तो फिर क्या उत्तर होगा, उत्तर होगा अंतरराष्ट्रीय बाजार। क्या उत्तर होगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार। यानी $1 बराबर डॉट 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 कितना रुपया होगा, इसका निर्धारण अगर परीक्षा में पूछा जाए कि कौन कर रहा है, तो आप उत्तर देंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार। क्या उत्तर देंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजार। और इस अंतरराष्ट्रीय बाजार में
किसी भी करेंसी का दाम घट रहा है, बढ़ रहा है, वह निर्धारित करेगी। ठीक है। लेकिन अगर यह पूछ लिया कि विदेशी मुद्रा भंडार पर वर्तमान में नियंत्रण पाया जाता है, तब आपका आंसर अंतरराष्ट्रीय बाजार नहीं होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई। क्या हो जाएगा? आरबीआई आंसर। ठीक है। तो अब जरा हम इसको बताते, लिखा देते हैं। हम लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट जरा थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चले हम मिटा दे रहे हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट अगर लेना, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। ठीक है। देखें, जो परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए, आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण चीजें बनेंगी, वो कैसे बनेंगी, यहां पर लिखना होगा। जब जब विदेशी आ, माफ करिएगा साथियों, सरकार के दिशा निर्देशन में सरकार के दिशा निर्देशन में जब जब विदेशी विनिमय दर विदेशी विनिमय विदेशी विनिमय दर का निर्धारण आरबीआई कर रही थी तो हेरा एक्ट 1973 कार्य कर रहा था। किंतु वर्तमान में हेरा के स्थान पर फेमा एक्ट वर्तमान में फेरा के स्थान पर वर्तमान में फेरा के स्थान पर फेमा एक्ट 1999-2000 1999-2000 हो गया है। अतः अब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार करने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार करने लगा है।
बाजार करने लगा है। अर्थात अर्थात $1 बराबर डैट डॉट कितना रुपया होगा का निर्धारण कौन करने लगा है? बाजार करने लगा है। कौन सा बाजार? अंतरराष्ट्रीय बाजार करने लगा है। ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं बच्चों, ठीक है। यहां पर बातें ध्यान देनी होगी कि परीक्षा की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अगर पूछा जाएगा कि जब विदेशी विनिमय दर पर निर्धारण आरबीआई कर रही थी तो ये बताइए कि कौन सा एक्ट कार्य कर रहा था, तब आप उत्तर देंगे फेरा एक्ट 1973 कार्य कर रहा था। अब फेरा एक्ट को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर कौन सा एक्ट आ गया है? फेमा एक्ट आ गया है। सर फेरा और फेमा का फुल फॉर्म क्या होगा, हमें नहीं मालूम। तो यहां पर बच्चों फेरा का फुल फॉर्म होगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेमा का फुल फॉर्म होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोनों का फुल फॉर्म हमने लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। फेरा का फुल फॉर्म होगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा का फुल फॉर्म होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मेरे भाई। अच्छा, अब यहां पर ध्यान रखना होगा कि जो ये एक्ट लाए गए हैं, अच्छा, जो आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण का काम कर रही है, वो कौन कर रहा है? आरबीआई कर रही है। तो इसलिए आरबीआई को विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछ लिया कि विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है इन निम्न में से, तो उत्तर क्या देंगे मेरे भाई? तो यहां पर उत्तर देंगे विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कैस्टोडियन संरक्षक आरबीआई को माना गया है। आरबीआई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। अच्छा, या अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो $1 बराबर ₹1 का निर्धारण हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है? मांग एवं आपूर्ति के आधार पर। किस आधार पर? मांग एवं आपूर्ति के आधार पर। यानी कहने का तात्पर्य $1 बराबर कितना रुपया होगा का निर्धारण किस आधार पर किया जा रहा है? किस आधार पे किया जा रहा है? तो आधार लिखेंगे मेरे भाई, आधार पर। तो आप आधार लिखेंगे मांग एवं आपूर्ति के आधार पर। ये भी प्रश्न पूछा जा सकेगा, मांग एवं आपूर्ति के आधार पर। बहुत सारी बातें हमने इसमें बताया है बच्चों, बड़े सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सकती थी वो हमने आपको बता दिया है विदेशी विनिमय संबंधी कार्य में, ठीक है। अब आगे हेडिंग है, जो 2 हेडिंग है
वो बच्चों है नोट निर्गमन का कार्य करना या प्रशिक्षण संबंधी कार्य करना। दो कार्य बताए गए हैं और उसके बाद जस्ट लगा हुआ है साख नियंत्रण संबंधी कार्य करना। तो जरा 2 मिनट में आप लोग नोट निर्गमन और क्या कहते हैं प्रशिक्षण संबंधी। रही बात इन दोनों की, दोनों हेडिंगों का कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो नोटों का निर्गमन किया जा रहा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नोट निर्गमन संबंधी कार्य आरबीआई क्या करती है, नोट निर्गमन संबंधी कार्य में आरबीआई क्या करेगी, तो बच्चों ये ध्यान में रखिएगा कि 2 रुपए के नोट से लेकर जितने भी नोट हैं वो किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है, जो कि पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे। यानी जो भी करेंसियां जारी की जा रही हैं वो किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा जारी किया जा रहा है। कितने नोट जारी किए गए तो ध्यान नोट कर लीजिएगा, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 200, ये कुल मिलाकर के गिन लीजिएगा कुल कितनी नोट हैं, तो 8 नोट होंगी। ठीक है, तो ये आरबीआई के द्वारा अगर 2000 का भी लेते तो 9 नोट हो जाता। तो ये नोटों को कौन जारी कर रहा है, आरबीआई। और 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का कौन जारी कर रहा है, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा जारी किया जा रहा है मेरे भाई, भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब बात ये आती है कि सर प्रशिक्षण संबंधी कार्य में क्या आता है, तो पांचवा है प्रशिक्षण संबंधी कार्य। प्रशिक्षण संबंधी कार्य में आरबीआई क्या करती है, तो सारे बैंकों को, जितने भी बैंक हैं उन्हें ट्रेंड करने का काम, प्रशिक्षित करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है बच्चों, तो आरबीआई सारे बैंकों को ट्रेंड करती रहती है। जो इकोनॉमिक पॉलिसियां हैं, जो नीतियां हैं, जो मौद्रिक नीति से संबंधित समीक्षा आरबीआई करती है, जिसको आर्थिक समीक्षा भी कर सकते हैं, तो कौन करता है, आरबीआई। और इस आर्थिक समीक्षा में बैंकों को ट्रेंड करने का काम करती है। ठीक है, तो आज का क्लास जो हमारी रही है वो क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है आरबीआई के कार्य में। आरबीआई के कार्य में आपने नंबर 1 पढ़ा है, आरबीआई के कार्य में पढ़ा है बच्चों, नंबर 1 पढ़ा है सरकार के बैंक का कार्य करना, सरकार के बैंक का कार्य करना। और नंबर 2 पढ़ा है व्यापारिक बैंक का कार्य करना। और नंबर 3 क्या है, विदेशी विनिमय संबंधी कार्य करना। विदेशी विनिमय संबंधी कार्य करना। और नंबर 4 क्या था, न कुछ नहीं है, नोट निर्गमन का कार्य करना, नोट निर्गमन का कार्य करना। और नंबर 5 है आपने प्रशिक्षण संबंधी कार्य करना, प्रशिक्षण संबंधी कार्य करना। ठीक है, और लास्ट जो बच्चों है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हेडिंग पूरे आरबीआई का जान है, ये हेडिंग वो है साख नियंत्रण संबंधी कार्य मेरे भाई। आरबीआई का साख नियंत्रण संबंधी कार्य, जो कि कल का टॉपिक होगा, आरबीआई का साख नियंत्रण संबंधी कार्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये हेडिंग समझ में आई तो पूरा का पूरा आरबीआई आपको समझ में आ जाएगा। आरबीआई का साख नियंत्रण संबंधी कार्य, आरबीआई का साख नियंत्रण संबंधी कार्य।
यही हेडिंग कल का रहेगा बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी। ठीक है, आरबीआई साख नियंत्रण का उपाय कैसे करती है, साख नियंत्रण कैसे किया जाता है, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, या आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या होती है, या आरबीआई की साख नीति क्या होती है बच्चों, इन सब की बात कल के क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसको बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।